हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो हमारी जीपैट एंड नाइपर 2026 के लिए जो वन लाइनर सीरीज चल रही है, आज उसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसको रिवाइज करने का ट्राई करेंगे और पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स वन लाइनर के फॉर्म में। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, माइक्रोमेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, देन आपका रियोलॉजी है, डिस्पर्सन सिस्टम जिसमें हम सस्पेंशन इमल्सन की बात करेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्सेशन की भी बात करेंगे और साथ में काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे किस फॉर्म में? वन लाइनर्स के फॉर्म में, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ रहा है आपके पास कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच दैट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज द फार्मास्यूटिकल सिस्टम एंड डोजेस फॉर्म। सबसे पहला टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एंड ईच हैविंग द डिस्टिंक्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सबकी एक अलग अलग तरीके की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है रिलेवेंट टू ड्रग फॉर्मुलेशन। ठीक है, लाइक सॉलिड की अलग प्रॉपर्टी होगी, लिक्विड की अलग होगी, गैस की अलग होगी। अब नेक्स्ट हमारा माइक्रोमेटिक्स अगर बात करें तो माइक्रोमेटिक्स क्या होता है? माइक्रोमेटिक्स इज द साइंस डीलिंग विद द स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर शेप, साइज, सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोमेटिक्स में हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, लाइक उनका शेप, साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, पोरोसिटी, इसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल साइज इज डिटरमाइंड बाई, अलग अलग मेथड्स होते हैं पार्टिकल साइज की, लाइक आपकी सीविंग मेथड हो गया, देन आपका माइक्रोस्कोपी मेथड हो गया, देन आपका सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, लेजर डिफ्रेक्शन मेथड इज देयर, कूल्टर काउंटर मेथड देयर। तो ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सीविंग की बात करें तो इसमें जो हम कितने साइज का पार्टिकल मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग 50 टू 1500 माइक्रोमीटर का पार्टिकल मेजर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर का पार्टिकल मेजर होता है। नेक्स्ट अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन में आपका 1 टू 200 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद रखो। नेक्स्ट, पाउडर फ्लोएबिलिटी को कैसे, पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको किसके किसके थ्रू मेजर करते हैं? एंगल ऑफ रिपोज के थ्रू, कार्स कंप्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉस्टनर रेशियो के थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं। डिराइव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? आपका पोरोसिटी आएगा, ट्रू डेंसिटी आएगा, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी आएगा। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन इज द कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द लिक्विड इंटरफेस दैट इन्फ्लुएंसेस द ड्रॉपलेट फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग। मतलब क्या, सिंपल सा समझो, ये क्या होता है? कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बिटवीन द लिक्विड के इंटरफेस पे। जब लिक्विड और क्या होता है, दूसरा जो वो है वो हमारा क्या होता है? गैस होता है, तो हम वहां पे सरफेस टेंशन लगता है। और अगर दो इमिसिबल लिक्विड या सॉलिड की बात आ जाए तो उनके बीच में जो टेंशन लगेगा वो हमारा इंटरफेशियल टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन के बीच की डिफरेंस। सरफेक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो रिड्यूस करते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को और क्लासीफाई होते हैं एनायनिक की क्लास में। सरफेक्टेंट्स आपका एनायनिक हो गया, देन आपका कटायनिक हो गया, देन आपका एम्फोटेरिक हो गया। तो तीन तरीके की क्लास यहाँ पे हम लोग सरफेक्टेंट की देखने को मिलता है। ठीक है, एनायनिक, कटायनिक एंड एम्फोटेरिक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो तीनों के आपको एक एक एग्जांपल्स अगर मैं बता दूं तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एनायनिक। एनायनिक में हमारा कौन सा आ जाता है? एनायनिक में आपका अल्कली सोप्स आते हैं जिसमें आपका पोटेशियम स्टीरेट हो गया, फिर ऑर्गेनिक सल्फेट्स आते हैं लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, देन ऑर्गेनिक सल्फोनेट्स आएंगे, सोडियम सेटाइल सल्फोनेट्स आ गए। तो ये आपका किस में आता है? ये आता है आपका एनायनिक में। देन अगर हम कैटायनिक की बात करें तो कैटायनिक में आपके जितने क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हो गए लाइक सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सेट्रीमाइड इसको बोलते हैं, वो आएगा। आपका पाइरीडियम कंपाउंड से कैटायनिक में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में? नॉन आयनिक की, तो नॉन आयनिक में हमारा, और नॉन आयनिक में दो तरीके के आते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में आपका स्पैंस आ जाते हैं और हाइड्रोफिलिक में आपके सारे ट्विन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एम्फोटेरिक की अगर हम बात करें तो एम्फोटेरिक में आपका दो आता है एंड दो डेकाइल एलानिन और लेसिथिन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। द एचएलबी स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 टू 20 के बीच में इसका रेंज होता है, जिसमें हमारा क्या होता है 1 टू 3 के बीच में आपके एंटी फोमिंग एजेंट्स आते हैं। 3 टू 8 अगर चले जाओगे तो आप 3 टू 8 में क्या आ जाएगा, देखो इसको हम अगर बात करें तो क्या होता है एचएलबी में कि आपका 1 टू 3 की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे एंटी फोमिंग एजेंट आ जाएंगे। देन अगर हम 3 टू 8 में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W बाई O इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ जाएंगे। 7 टू 9 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके वेटिंग एजेंट्स आ जाएंगे। देन अगर हम वापस 8 टू 16 पे जाते हैं तो यहाँ पे O बाई W इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ जाते हैं। देन हम 13 टू 15 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट आ जाते हैं। और अगर हम 15 टू 18 की अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे एचएलबी की वैल्यू आपको याद रखनी है। देखो इस टाइम पे ये सारी चीजें एकदम आपके टिप पे होनी चाहिए, इसीलिए मैं वन लाइनर में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज अब ये टाइम नहीं है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इससे पहले आपके माइंड में पूरा क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसकी वैल्यू ये होती है, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। समझ गए बात को? तो ऐसी चीज़ें आपको इस टाइम पे ये प्रिपरेशन आपको रखनी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इज द एक्युमुलेशन एट एन इंटरफेस, अगर उसके सरफेस पे जो है वो हो रहा है उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, अगर वो बल्क में चला गया तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये क्या होता है, डिस्क्राइब बाय द फ्रेंडलिक एंड लैग्मियर आइसोथर्म से डिस्क्राइब किया जाता है। वेटिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं, वेटिंग एजेंट्स लोअर द कॉन्टैक्ट एंगल टू इंप्रूव द स्प्रेडेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब जो फ्लूइड किसी के फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसका जो मेजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ विस्कोस को फॉलो करे तो न्यूटोनियन फ्लो आते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लो में आपका क्या हो जाता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो एग्जिबिट करते हैं आपके प्लास्टिक फ्लो। नॉन न्यूटोनियन में प्लास्टिक देखने को मिलता है आपको, स्यूडो प्लास्टिक देखने को मिलता है और डायलेटेंट देखने को मिलता है। 3 तरीके के फ्लो आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक फ्लो, तो प्लास्टिक फ्लो को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, बिंघम बॉडीज। प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होते तुरंत क्लिक होना चाहिए बिंघम बॉडी। दूसरा हमारे पास स्यूडो प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होते तुरंत क्लिक होना चाहिए शियर थिनिंग सिस्टम, क्योंकि ये विस्कोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और लास्ट वन जो आपका डायलेटेंट है यहाँ पे क्या आना चाहिए, शियर थिकनिंग सिस्टम। प्लास्टिक सिस्टम का एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या आना चाहिए आपका, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आना चाहिए, इनकंसंट्रेटेड सस्पेंशन लाइक सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। अगर हम स्यूडो प्लास्टिक की बात करें तो आपका सारे जितने सिंथेटिक गम्स है, नेचुरल एंड सिंथेटिक गम लाइक ट्रागाकान, सोडियम एल्जिनेट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। डायलेटेंट की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च में आना चाहिए, और इनऑर्गेनिक सस्पेंशन जितने होते हैं वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से इतना चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स क्रूशियल फॉर सेमी सॉलिड डोज फॉर्म लाइक ऑइंटमेंट्स। कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें तो रिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ ड्रग बिटवीन अ ड्रग एंड अ लिगेंड टू फॉर्म अ मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन की बात हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस इसमें क्या होते हैं, विद साइक्लोडेक्स्ट्रिन इनहेंसेस द ड्रग की सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो प्रोटीन बाइंडिंग इन्फ्लुएंस करती है किसकी, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्री फ्रैक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब क्या है कि अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो गई मतलब क्या है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा, उसका जो फ्री फ्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो बॉडी में रहेगी। Solubility is the maximum amount of solute that dissolve in a solvent affected by the temperature, pressure and pH and co-solvents. Dissolution is rate governed by the Noyes-Whitney equation and it is crucial for the drug की bioavailability के लिए crucial होता है आपका dissolution, because dissolution होगा तभी आपका absorption देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्टीशन कोफिशिएंट जो log P की वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है ड्रग की लिपोफिलिसिटी एंड प्रिडिक्ट द मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को प्रिडिक्ट करती है। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो रिफर्स टू द डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ द ड्रग विथ वेरिंग सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, वो होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म की बात होगी। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। कितने टाइप के पॉलीमॉर्फ होते हैं, 2 तरीके का होता है, एक होता है एनिसोट्रॉपिक, दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। जब एक फॉर्म अगर रिवर्सिबली चेंज हो जाए दूसरे में बाई वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसको हम लोग बोलते हैं इनएनिसोट्रॉपिक, और अगर चेंज ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रॉपिक। इनएनिसोट्रॉपिक का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, सल्फर हो गया, और मोनोट्रॉपिक का एग्जाम्पल जो हो गया वो ग्लिसराइल स्टीरेट हो गया। एमॉर्फस फॉर्म of the drugs have higher solubility but lower physical stability compared to crystalline form। तो ये हमें पता है कि जो amorphous form की solubility ज्यादा होती है बट उनकी जो stability होती है वो कम होती है as compared to crystalline form। buffers अगर हम बात करें तो buffers resist the pH change in formulation। क्या करते हैं, जो formulation में pH change होता है उसको रोकते हैं, and buffer capacity is measures this resistance। मतलब क्या है कि जो बफर की रेजिस्टेंस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी के नाम से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, द हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन कैलकुलेट द पीएच फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस बफर सिस्टम। ठीक है, तो हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन से हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं किसका, वीक एसिड एंड वीक बेस बफर सिस्टम का। टोनिसिटी मॉडिफायर्स मेक सॉल्यूशन आइसोटोनिक टू प्रिवेंट द डैमेज टू सेल ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे हम लोग टोनिसिटी मॉडिफायर का यूज करते हैं सो दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो। अगर अदरवाइज अगर आइसोटोनिक की जगह वो हाइपर या हाइपोटोनिक होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सेल को डैमेज कर देगा जब एडमिनिस्टर करेंगे। आइसोटोनिसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। कोलॉइडल डिस्पर्सन की बात करें तो इनका जो पार्टिकल साइज होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, और 2 तरीके क्लासीफाई हो सकते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ओके, चलो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं डीएलवी। वो थ्योरी जो है हमारी वो क्या एक्सप्लेन करती है कोलॉइडल स्टेबिलिटी थ्रू वंडर वॉल्स अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स स्टेबलाइज द सस्पेंशन बाय एब्सॉर्बिंग ऑनटू द पार्टिकल सरफेस। ओके, तो जो आपके प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं वो कैसे वो करते सर्फ मतलब स्टेबलाइज करते हैं सस्पेंशन को बाय एब्सॉर्बिंग ऑन द पार्टिकल के सरफेस पे। वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब होके वहां से आपके उसके सब मतलब स्टेबलाइज करते हैं कोलॉइडल सस्पेंशंस को। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग अगर अगली बात करें तो आपके पास क्या है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल डिस्पर्जन बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन सकता है, द कन्वर्जन ऑफ precipitate into a colloidal dispersion by electrolyte is known as, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेप्टाइजेशन। कोएसर्वेशन इन्वॉल्व द फेस सेपरेशन इन कोलॉइड्स लीडिंग टू अ कोएसर्वेट रिच लेयर।
फॉर्मेशन होती है वहां पे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, डॉनमैन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स द ion distribution across the semi-permeable membrane in charge systems. Next one is the zeta potential. Zeta potential indicate the surface charge on the particle and predict the colloidal stability. Zeta potential क्या करता है कि पार्टिकल के सरफेस चार्ज को प्रेडिक्ट कर, मतलब सरफेस चार्ज को इंडिकेट करता है और प्रेडिक्ट करता है जो कोलॉइड्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे हमें किसके द्वारा प्रेजेंट किया, प्रिडिक्ट किया जाता है, वो हमारा प्रिडिक्ट किया जाता है जीटा पोटेंशियल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट थिक्सोट्रॉपी इज द रिवर्सिबल टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सीन दैट इज सॉल जेल, सॉल का फॉर्मेशन होता है, जेल सॉल जेल, सॉरी नॉट सॉल जेल, टर्निंग द जेल इनटू द सॉल। रियोपेक्सी इज द रेयर फिनोमेना ऑफ जेल फॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, तो अपोजिट ऑफ द थिक्सोट्रॉपी। Bulges and spurs are used for the measurement of the thixotropy, and glidants like colloidal silicon dioxide improve the powder flow property. If the angle of repose below 25 degrees Celsius indicate the excellent powder flow, while above 50 degrees Celsius indicate the poor flow of the water. अगर poor flow, if we talk about the Carr's compressibility index की अगर हम बात करें तो जो हमारा Carr's compressibility index होता है, अगर वो below 10 डिग्री है, below 10% है, तो क्या शो करेगा, वो शो करेगा एक्सीलेंट फ्लो, और अगर अबव 10% चला गया तो वो क्या शो करेगा, वो शेप करेगा अबव, सॉरी 10 नहीं, सॉरी अबव 38 चला गया तो क्या शो करेगा, पुअर शो करेगा। ठीक है, तो इसको मैं इसकी वैल्यूज एक बार आपको बता देता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार इनकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, कार्स इंडेक्स की बात करें, तो अगर वो आपका लेस देन 10 है तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है एक्सीलेंट। देन अगर हम बात करें किसके बारे में, वो 11 to 15 के बीच में है तो वो क्या होता है, वो होता है गुड। नेक्स्ट अगर हमारा वही कितने में चला गया, वो 16 to 20 चला गया तो वो होता है फेयर। देन अगर आपका 21 to 25 है तो वो होता है आपका क्या, पॉसिबल। देन उसके बाद अगर 26 to 31 है तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका पुअर। अगर 32 to 37 है तो देन आपका होता है वेरी पुअर, और अगर 30 ग्रेटर देन 38 है तो वो आपका क्या हो जाता है, वेरी वेरी पुअर। ठीक है, सेम चीज अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर ले, अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो अगर वो 25 to 30 है तो वो होता है एक्सीलेंट, अगर वो 31 to 35 है तो वो होता है आपका गुड, अगर वो 36 to 40 है तो वो होता है आपका क्या, फेयर, और अगर वो 41 to 45 है तो वो आपका होता है क्या, पॉसिबल, और अगर वो 46 to 55 है तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका पुअर, और अगर वो 56 to 65 है तो आपका हो जाता है वेरी पुअर, और अगर ग्रेटर देन 66 है तो आपका हो जाता है वेरी वेरी पुअर। ओके, समझ गए बात को। सेम चीज अगर हम बात करें किसके बारे में, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, हॉस्नर और कार्स इंडेक्स हो गया, मैं आपको बताता हूँ हॉस्नर रेशियो के बारे में। ठीक है, बिकॉज इसकी भी वैल्यूज एक बार आप लोग देख लो, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख के बता दे रहा हूँ आपको। हॉस्नर रेशियो अगर क्या है 1.0 to 1.11 के बीच में है तो आपका एक्सीलेंट है, और अगर वो 1.12 से 1.18 गया तो आपका गुड है, और अगर वो 1.19 से 1.25 तक गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेयर, और अगर 1.26 से 1.34 तक गया, 1.34 तक गया तो वो आपका क्या हो जाता है, पॉसिबल, और अगर वो आपका 1.35 से वो आपका 1.45 तक गया तो वो हो जाता है आपका क्या, पुअर, और अगर आपका 1.46 से वो कितना चला गया, 1.59 चला गया तो वो हो जाता है आपका वेरी पुअर, और अगर ग्रेटर देन 1.6 चला गया तो वो आपका क्या हो जाता है, देन वो आपका हो जाता है वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में, कार्स इंडेक्स एंड उसके बारे में। हॉस्नर रेशियो की बात मैंने कर ली, हॉस्नर रेशियो लेस देन 1.2 इंडिकेट्स द गुड फ्लो, व्हाइल अबव 1.6 indicate the very very poor flow. A contact angle less than 90 degree favors the wetting, and while greater than 90 degree non wetting। तो मतलब अगर 0 डिग्री है तो कंप्लीट वेटिंग होता है, और अगर 180 डिग्री होता है तो कंप्लीट नॉन वेटिंग होता है। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन दैट इज CMC इज द सर्फेक्टेंट लेवल अबव द विच द मिसल्स फॉर्म। मतलब सर्फेक्टेंट का वो लेवल जिनके ऊपर मिसल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन दैट इज CMC। क्राफ्ट टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर द मिसल फॉर्मेशन इन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। ओके, next Gibbs absorption equation relates the surfactant concentration to surface tension reduction. Spreading coefficient determine whether one liquid spreads over another surface. Viscometer like Ostwald viscometer, Falling sphere and Brookfield viscometer measures the viscosity of the fluids. Electrophoresis involve the movement of charged particle in an electric field. Next one is a सेडिमेंटेशन की अगर हम बात कर लें, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द सेटलिंग चार्ज पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन फॉलो द वेंट हॉफ इक्वेशन एंड अफेक्ट्स द टोनिसिटी। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज इक्वल टू रिलेट्स द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायलेटेंट फ्लो सोस इन डिफ्लोक्लेट सस्पेंशन, एग्जांपल इज काओलिन इन वाटर, जिंक ऑक्साइड इन वाटर।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट अपना क्या है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले किसके बारे में, माइक्रो इमल्शन के बारे में, तो माइक्रो इमल्शन कंटेन द ग्लोब्यूल साइज 0.01 माइक्रोन एंड द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। ये आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। कौन सा, आपका माइक्रो इमल्शन। इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, इन O by W इमल्सिफाइंग एजेंट इन ट्विन अकेसिया बेंटोलाइट एंड इन W by O इमल्सिफाइंग एजेंट्स में स्पैंस का यूज होता है, वो मैंने बता दिया आपको। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करी है, तो यहाँ पे इनके इक्वेशंस आप लोग देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जो रेट इक्वेशन होता है उसका होता है K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। अब ए नॉट क्या होता है, आपका ओरिजिनल कंसंट्रेशन होता है, टी नॉट, टी जो होता है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी होता है। और अगर हम यही फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ले तो यहाँ पे जो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो वहाँ पे ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और टी जो है वो आपका टाइम हो गया। और यहीं पे अगर सेकंड ऑर्डर की बात कर लें तो सेकंड ऑर्डर का जो इक्वेशन हो जाता है ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए टी आपका पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, वहाँ पे किस में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होता है। समझ के बात को, तो ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और एक्स जो होता है वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। और अगर हाफ लाइफ की बात करें तो जीरो ऑर्डर में जो टी हाफ की बात होती है वो क्या होती है, ए अपॉन 2 के नॉट होता है। ओके, अगर हम बात करें टी के नॉट क्या था, आपका रेट कांस्टेंट हो गया। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ले तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ हो जाती है 0.693 अपॉन के। और अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो टी हाफ की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1 अपॉन ए के। इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और टर्म आता है हाफ लाइफ हो गई। अब सेल्फ लाइफ की बात कर ले, दैट इज T90 जिसको हम लोग सेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर का होता है 0.1 ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, दैट इज रेट कांस्टेंट। और अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पे हो जाता है 2.3, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ T90 फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या हो जाता है 2.303 अपॉन के इंटू लॉग सी नॉट अपॉन 0.9 सी नॉट। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है जो इसका सिंपलर वर्जन है 0.1052 अपॉन के। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का T90 का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सेम अगर सेकंड ऑर्डर का T90 की बात करोगे तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T90 की वैल्यू होती है वो 0.11 अपॉन ए के, दैट इज के आपका रेट कांस्टेंट, ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट, जीटा पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जीटा पोटेंशियल आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्ट द पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन एंड ऑप्टिमम जीटा पोटेंशियल इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वेटिंग एजेंट की जो एचएलबी वैल्यू होती है 7 to 9 के बीच में होती है एंड सम टेस्ट आर यूज्ड। वेटिंग एजेंट के लिए जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेप टेस्ट, ट्रूफ टेस्ट एंड एम्पिरिकल टेस्ट। इनके नेम्स आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन इज मेजर्ड बाय द कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड, साथ में वेलमेस प्लेट मेथड से थ्रू इनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो थी वो आपकी रिवाइज करा दी। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चीज़ें आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लास्ट लेक्चर पे आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, काफ़ी कमेंट्स थे कंटिन्यू की। तो जो भी आपको फीडबैक लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो बाकी जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं चैनल पर फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखो और उसको शेयर करो, सो दैट एग्जाम में आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। ठीक है, नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और क्विज के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।